अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना टास्क नंबर 3 के बारे में, और ये है हमारे पास सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला एल्गोरिदम। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग प्रोसेसेस को, यानी जो सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस होता है ना, जिसकी ड्यूरेशन सबसे कम होती है, उसको हम लोग सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो टास्क अपना नजर आ रहा है ना, कैलकुलेट द एवरेज टाइम यूजिंग द एसजीएफ एल्गोरिदम, तो इसमें हमारे पास प्रोसेस 1, 2, 3 एंड 4 प्रोसेस है। अगर इनकी ड्यूरेशन देखें तो इसमें सबसे छोटी ड्यूरेशन जो है वो प्रोसेस 4 की है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे शॉर्टेस्ट हमारे पास प्रोसेस होगा उसको हम लोग सबसे पहले लेके आएंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉर्ट आउट करके लिख लेते हैं ताकि मतलब हमारे लिए ईजी हो जाए। तो सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको लिख के दिखाती हूँ, यानी जो सबसे छोटा प्रोसेस कौन सा, हमारे पास प्रोसेस 4 है। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन क्या है, हमारे पास 3 ड्यूरेशन है। इसी तरह से प्रोसेस हमारे पास 3 के बाद 1 वाला प्रोसेस जो है वो छोटा आ रहा है और इसकी जो ड्यूरेशन आ रही है वो आ रही है 6। ठीक है, अब 6 के बाद हमारे पास जो प्रोसेस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है प्रोसेस 3 और इसकी ड्यूरेशन क्या है हमारे पास 7। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोसेस जो है वो आ रहा है प्रोसेस 2 जिसकी ड्यूरेशन हमारे पास है 8। अब हमें क्या करना है कि इनका एवरेज टाइम जो है फाइंड आउट करने हैं। एवरेज टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने पहले भी फार्मूला यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल हमें क्या सबसे पहले वेटिंग टाइम फाइंड करना है, तो हम लोगों ने इस टेबल के अकॉर्डिंग नहीं करना। अब हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट किया है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। जैसे P4 है ना, तो P4 में की ड्यूरेशन क्या है 3, लेकिन इसका वेटिंग टाइम क्या होगा, अगर हम लोगों ने ऊपर जो स्टेप्स पढ़े थे उन स्टेप्स को अगर दोबारा से पढ़ा जाए तो उसमें यही आता है कि जो पहला प्रोसेस आता है ना उसका वेटिंग टाइम हमेशा क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, तो प्रोसेस 1 का यानी प्रोसेस 4 का जो वेटिंग टाइम यहाँ पे आया है वो 0 है, तो हम लिखेंगे वेटिंग टाइम, लिखेंगे नीचे प्रोसेसेस लिखेंगे, तो सबसे जो प्रोसेस 1 है इसका वेटिंग टाइम क्या है हमारे पास 0 आया है। इसी तरह से हमने प्रोसेस 1 यानी जो P4 था वो हमारा पहला ही प्रोसेस था, तो वहाँ पर वेटिंग टाइम 0 आ गया। अब P1 का हम लोगों ने वेटिंग टाइम निकालना है, तो P1 से पहले क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास P4 आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास जो P1 का प्रोसेस है ना, वेटिंग टाइम है वो इक्वल होना चाहिए वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 4 जो कि हमारे पास 0 है, और इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे जो हमारा इसकी ड्यूरेशन है। प्रोसेस 4 की ड्यूरेशन क्या है 3, यानी प्रोसेस 1 का हमारे पास जो हमारे पास वेटिंग टाइम आया वो क्या आया है, वो 3 आया है। इसी तरह से P3 का हम लोगों ने निकालना है, तो P3 के लिए हम लोगों ने अब P1 का देखना है। P1 का वेटिंग टाइम क्या है 3 और इसकी ड्यूरेशन क्या थी P1 की 6, तो 6 + 3 करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 9। इसी तरह से P2 है ना, तो इसका वेटिंग टाइम निकालना है, तो इसका वेटिंग टाइम निकालने के लिए हम लोगों ने P3 का देखना है। अब P3 का वेटिंग टाइम था 9 और इसकी ड्यूरेशन क्या थी 7। ठीक है, हमेशा लास्ट वाले को हम छोड़ देंगे। हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया। अब 9 + 7 करें तो हमारे पास कितना आता है 16। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 को 9 में ऐड करेंगे, तो हमारे पास 9 और 3 कितना होता है, हमारे पास 9, 10, 11 में 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 27। अब 27 हमारे पास क्या आया, टोटल आया। ठीक है, टोटल वेटिंग टाइम। अब हम लोगों ने एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो एवरेज वेटिंग टाइम किसके इक्वल होता है, हमने 27 को डिवाइड कर देना है 4 के साथ, और डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा इसका वो हमारे पास क्या होगा, इसका एवरेज वेटिंग टाइम। और ये आप लोगों ने खुद करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि इसका एवरेज वेटिंग टाइम क्या आता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट जाएंगे और नेक्स्ट हम लोगों को क्या निकालना है, इसका टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो जिसको मैं TAT से रिप्रेजेंट कर दूँ, जो कि टर्न अराउंड टाइम होता है। प्रोसेस 1 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, प्रोसेस 1 का जो टर्न अराउंड टाइम होता है ना, इसका वेटिंग टाइम प्लस इसी की ही ड्यूरेशन क्या है 3, तो इसका टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया, हमारे पास 3 हो गया। इसी तरह से प्रोसेस 4 से हम लोगों ने स्टार्ट करना था, तो प्रोसेस 4 का वेटिंग टाइम क्या था 0 और इसी की ड्यूरेशन क्या थी 3, तो ये हमारे पास क्या हुआ 3 ही आ गया। इसी तरह से प्रोसेस 1 यानी जिस लिहाज से मैंने इसको सॉर्ट आउट किया है ड्यूरेशन देखते हुए, उसी तरह से ही मैंने इनके टाइम निकालने हैं। अब प्रोसेस 1 है, इसका वेटिंग टाइम क्या आया, हमारे पास 3 आया ना, तो 3 में हम लोगों ने क्या करना है, इसी की ही ड्यूरेशन ऐड कर देंगे 6, तो क्या आ जाएगा, वो 9 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस 3 आता है, तो प्रोसेस 3 का हमारे पास वेटिंग टाइम क्या है, जो हमारे पास 9 है, और इसके अंदर हमने प्रोसेस 3 की ही ड्यूरेशन को ऐड करना है जो कि हमारे पास है 7, तो 9 + 7 करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 11 के। ठीक है, 9 + 7 करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 16 के।
उसके बाद प्रोसेस 2 करेंगे। प्रोसेस 2 का टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम जो कि हमारे पास क्या था 16 था, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या ऐड करना है प्रोसेस 2 का ही ड्यूरेशन जो कि मेरे पास क्या है 8 है। तो ठीक है 16 में 8 हम लोग अगर ऐड करते हैं तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा 24 के। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन सबको टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसका आप लोगों ने एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो आप लोगों ने खुद निकालना है। ठीक है, ये टोटल करके एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो आप लोगों ने खुद निकाल के मुझे कमेंट में बताना है। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में। जहाँ पर वेटिंग टाइम है यहाँ पे 27, अगर हम इसको दोबारा से ऐड करते हैं ना तो यहाँ पे 28 आता है। तो आप लोगों ने इसको करेक्ट कर लेना है। तो 28 को ही डिवाइड करना है 4 के साथ और 7 आंसर आएगा, तो इसका एवरेज वेट टाइम जो है वो 7 हो जाएगा। अब अगर इन सबको कैलकुलेट करते हैं ना तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद टोटल टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा, और देन उसके बाद आप लोगों ने इसका एवरेज निकाल कर मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट के लिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है टास्क नंबर 4 जो कि इस मैनुअल का लास्ट टास्क है, जिसमें राइट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम फॉर द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। सबसे पहले गेट द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो इसके लिए हम लोगों को अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले उन्होंने सी प्रोग्राम के अंदर उन्होंने #include std.h एक्सटेंडेड लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड की हुई है, जो कि हमारे पास जो है ये शो कराती है कि हम इसके बगैर हमारे स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन जो है वो काम नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा गेट द प्रोसेसेस। तो इनको गेट करने के लिए हम लोगों ने एक स्ट्रक्ट ऑफ एफ का हम लोगों ने एक बनाया हुआ है। प्रोसेस के लिए हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस आईडी, प्रोसेस का सर्व टाइम, प्रोसेस का वेट टाइम और प्रोसेसेस कितने इसके अंदर आ सकते हैं मैक्सिमम 20 प्रोसेसिंग। उसके बाद उन्होंने एक टेम्परेरी तौर पर ना टेम्प के नाम से भी उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और मेन फंक्शन के अंदर गए हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं ये फंक्शन टाइप है। अब इसके अंदर आई और जे जो है ये हमारे काउंटर वेरिएबल हैं। एन जो है नंबर ऑफ प्रोसेसेस को शो करता है। ये जो है ये टोटल टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये एवरेज वेट को, ये टोटल वेट कितना है, टर्न अराउंड टाइम टोटल कितना है, और इसके अलावा जो है ये भी एवरेज टर्न अराउंड क्या है। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंटएफ और स्कैनएफ करना है, एंटर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जिस तरह हम लोगों ने पीछे एक वीडियो में किया था एचडीएफएस के लिए। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए भी आप लोगों ने बिल्कुल यही करना है, जस्ट थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट आ जाना है। ठीक है, जैसे एंटर प्रोसेस आईडी एंटर करने के लिए हमें यहाँ पे PI डॉट लिखना पड़ता था। ठीक है, देखिए जैसे सर्व टाइम है इस तरह से, तो आप लोगों ने इसी तरह से इन सबको जो है कोड को एज इट इज़ लिखना है। एज इट इज़ लिखने के बाद आपको जो भी आउटपुट आएगी ना वो आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए ही होगी। ठीक है, आप लोगों को बस इनकी समझ आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये प्रोसेसेस को एंटर करने के लिए है। ठीक है, उसके बाद ये लूप चलेगी। ये लूप हमारी प्रोसेस आईडी, ठीक है, बताता जाएगा कितनी प्रोसेस आईडीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास जितने भी प्रोसेस नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगी उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके मतलब मुताबिक ही हम लोग अपनी आईडीज़ को अंदर ऐड करेंगे, और फिर उसका सर्विस टाइम जो है वो हमें मिलता जाएगा। उसके बाद यानी सर्विस टाइम भी यानी ड्यूरेशन क्या है वो भी हम लोगों ने खुद ही ये इनपुट करनी है। जहाँ स्कैनएफ का मतलब होता है खुद ही हमने इनपुट करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर वेट फाइंड कर लेना है। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि फॉर इन आई इज इक्वल टू 0, i लेस देन n-1। ठीक है, आप लोगों ने इनर लूप और आउटर लूप यूज़ करनी है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि कुछ बबल सोर्स था, इन्होंने अंदर कुछ किया हुआ है, यानी यहाँ पर उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है कि अगर P1 अगर उन्होंने एक टेम्परेरी जो है वो वेरिएबल लिया हुआ है, अगर तो ये P1 के इक्वल होता है। क्योंकि देखो मैंने जब आपको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कराया ऊपर सिर्फ थ्योरी टाइप ही था, तो इसमें क्या हुआ कि जो सबसे छोटी ड्यूरेशन थी वो मैंने पहले लिखी यानी सॉर्ट किया था। तो सॉर्टिंग वाला प्रोसेस जो था वो बबल सॉर्ट का यूज़ करते हुए उन्होंने इसके अंदर किया हुआ है। बबल सॉर्ट के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले एक टेम्प वेरिएबल लिया है, इसके अंदर उन्होंने क्या स्टोर करा दिया है प्रोसेस 1 को। ठीक है, यानी जो भी आई प्रोसेस होगा। अब इस आई प्रोसेस को उन्होंने प्रोसेस जे के अंदर कन्वर्ट करना है। ये आई और जे बेसिकली हमारे कंपेरिजन के लिए काउंटर वेरिएबल यूज़ किए हुए हैं, और फिर जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा ना वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, बबल सॉर्ट के रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद उन्होंने इसकी फाइनल आउटपुट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है। तो आपने ये कोड अपने टर्मिनल पे लिखना है, एज इट इज़ ही आपको लिखना है, बस समझने की ज़रूरत थी। अब एज इट इज़ लिखने के बाद आपको जो भी आउटपुट आएगी देन आप लोगों ने वो भी कमेंट में बतानी है कि आपने कितने प्रोसेसेस ऐड किए, क्या क्या सर्विसेज दी उनको, ठीक है, क्या ड्यूरेशन दी, और आपकी आउटपुट में क्या आपको अकॉर्डिंग टू योर प्रोसेस जो है वो काम मिला कि सबसे शॉर्टेस्ट वाला प्रोसेस जो था वो आपका सबसे पहले आया। अब ये वाला आप लोगों पर खुद डिपेंड करते क्योंकि कोड आप लोगों के सामने है। ठीक है।